सामने एक स्पीड की वैल्यू रख दूं, एक डिस्टेंस की वैल्यू रख दूं और मैं कहूं कि टाइम कैलकुलेट करो, तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आएगी? सबसे पहली चीज़ आएगी कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगेन यही क्वेश्चन आप अपने आप से करो। अगर आपसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं बन रहा? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप उस क्वेश्चन में वो टॉपिक ही नहीं फाइंड कर पा रहे हो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस दे दिया जाए और अगर कोई टाइम कैलकुलेट करने को बोले तो आप बहुत इजीली कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका फॉर्मूला पता है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन केस यू आर न्यू हियर, दिस इज ओम मिश्रा एंड आई हैव क्लियर्ड माय नीट 2021 विद अ स्कोर ऑफ 639 मार्क्स and currently I am first year MBBS student at Government Medical College Vadodara. So one of my subscriber commented on my video to make a topic on the mistakes that I personally did before I took a drop and how I gradually improved them in my drop year. So I thought it's a great idea that मैं अपनी सारी गलतियाँ आप लोग को बताऊँ जो मैंने की थी, एंड पर्सनली आप लोग अपने शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो गलती ना करो तो क्लियर हो जाए, और मे भी आपका ड्रॉप ईयर हो तो आप मेरी गलती से सीख सको कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीट का एक एक्सपीरियंस था 11th-12th एक कोचिंग में ही था। नीट का इतना आइडिया तो लग गया था कि बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ही तुम्हारी भगवान है, बट मैंने फिर भी उसके बाद जो एक गलती की थी वो थी मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में उतनी सीरियसली नहीं लेता था। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री जो ऑलमोस्ट एक बायो जैसी एनसीईआरटी की तरह यूज़ करना चाहिए नीट एस्पिरेंट्स को, मैंने वो नहीं की थी बिकॉज मेरे कोचिंग में जो इनऑर्गेनिक के नोट्स लिखाए जाते थे मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता था एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी की थियरी। ऑब्वियसली कोचिंग नोट्स ख़राब नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी कि अगर आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या कोई भी चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ो, हर लाइन में कुछ ना कुछ डेटा दिया हुआ है। ऐसा कुछ भी शायद एक पैराग्राफ भी आपको नहीं लगा कि ये वेस्ट ऑफ, इन्हें नहीं पढ़ सकते। एंड कोचिंग वाले हर एक टेक्निकल डिटेल्स पे वर्क नहीं करते। वो लोग आपको एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स नहीं कराएंगे। एनसीईआरटी में जो भी अंडररेटेड टॉपिक है, अंडररेटेड पैराग्राफ है, या यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, वो लोग ये सब आपको एक एक पॉइंट नहीं लिखाएंगे। वो लोग आपको जनरल ओवरव्यू में एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आपको पीवाईक्यूज करा देंगे। लेकिन अगर आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के वो जब ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं, उनके बाद उनके यूजेस देखेंगे तो उस यूजेस से भी क्वेश्चन आते हैं। आप नीट 2019 और 2020 दोनों का पेपर देख लीजिए, एस ब्लॉक से ही एप्लीकेशंस ऑफ एलिमेंट मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम से क्वेश्चन आए थे। एंड आई एम ऑफ कोर्स श्योर दैट कोचिंग वाले हर एक चीज़ का यूजेस आपको नहीं कराएंगे। तो मेरी सबसे पहली गलती ये थी कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं कर रहा था। एंड फिजिक्स की तो हालांकि मैं ड्रॉप ईयर में भी बायो और केमिस्ट्री जितनी नहीं रट रहा था, लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का एक बहुत ही स्मार्ट वे है जिसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। एंड मैं फिजिक्स की एनसीईआरटी उस तरीके से पढ़ता था जिसमें मेरा सबसे कम टाइम जाता था फिजिक्स की एनसीईआरटी को, लेकिन उसके बाद भी मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता था अपनी फिजिक्स की एनसीईआरटी में। उसके बाद भी मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया था फिजिक्स की एनसीईआरटी को, जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबको लेना चाहिए। एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दूंगा जो कि मस्ट हैं कि आपको एनसीईआरटी फिजिक्स से रीड करने ही करने चाहिए। तो ये थी मेरी पहली प्रॉब्लम, जो कि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के एनसीईआरटी को नहीं अच्छे से पढ़ता था। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो ट्राई टू इंप्रूव दैट। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको कितने अच्छे से करनी चाहिए उसका एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर अगर 12th स्टैंडर्ड में है, आप जानते होंगे, तो उसमें मेन चैप्टर के अलावा बीच में इटैलिक्स में छोटे छोटे फॉन्ट में बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लिखी हुई है। एस्पिरिन के बारे में लिखा हुआ है, जो भी रिएक्शंस हैं, तो वो सब आपको कोचिंग वाले नहीं लिखवाएंगे। वो है एनसीईआरटी, और आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, तभी आप एग्जाम में रिकॉल कर सकोगे, उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली टिक मार सकोगे। अगर आप अपने नोट्स में कहीं देखे होगे ना ऐसी अंडररेटेड चीज़, तो आपको एक टेस्ट सीरीज के वक्त टिक करते हो आपको डाउट होगा क्या ये सर ने सही लिखवाया था कि नहीं। तो जितने भी इंफॉर्मेटिव अंडररेटेड पॉइंट्स होते हैं ना, ये आप एनसीईआरटी से ज़रूर रीड करिए। ये आपको हर कोचिंग वाले या हर रेफरेंस बुक वाले सब चीज़ें आपको लिख के नहीं देंगे। एंड ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक के लिए तो मुझे लगता है बेस्ट होती है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी चैप्टर सीखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चंस करने हैं तो कोचिंग के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के बाद आपको थर्ड प्रायोरिटी देनी ही देनी चाहिए आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। सेम अप्लाइज टू द फिजिक्स के अगर आप 2021 के जो टफ क्वेश्चन देखोगे, जो जिनमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट लग रहा था या जो लोगों को टफ लग रहे थे, एक्चुअली वो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से आए थे। या फिल्टर आउट करने के लिए कुछ बच्चों को वो लोग एक्सरसाइज का मे बी एक टफ क्वेश्चन ला के देते हैं। बट ये आपको माइंड में अपनी बात रखनी है, नीट इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी को किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट के लिए नेग्लेक्ट किया तो आप मेंटली रेडी रहिए कि वो चैप्टर या वो सब्जेक्ट आपके हाथ से चला जाएगा। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। एज ए नीट एस्पिरेंट, वन मोर बिग मिस्टेक दैट आई वाज डूइंग वाज कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज पे कम फोकस करने की बजाय मैंने एक ऐसी टेस्ट सीरीज ले ली थी जिसमें एनसीईआरटी तो 50-60% आता था, 40 से 30% आउट ऑफ द एनसीईआरटी आता था। और मैं उन क्वेश्चनों पे इतना ज़्यादा रिव्यू, इतना एनालिसिस कि ये क्वेश्चन कैसे यहाँ पे आ गए, मेरे से गलत हो गए, मुझे शायद XYZ रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए तभी मेरा टेस्ट सीरीज में करेक्ट होगा।
बहुत फेमस टेस्ट सीरीज़ है, मैक्सिमम बच्चे लेते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा। बट अगेन अगर आपको कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ दिख रही है जिसमें 60-40 का भी आपको रेशियो दिख रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज़ मत दो। आपका 90-10 का रेशियो होगा तभी चलेगा। मीन्स 90% एनसीईआरटी से 10% आउट ऑफ एनसीईआरटी इज़ फाइन। बट 60-40 या 50-50 जैसा हो रहा है तो ज़रूर आपको वो टेस्ट सीरीज़ वहीं बंद कर देनी चाहिए। एंड उन क्वेश्चनों पे मैं ऐसा नहीं कहूँगा जो भी एनसीईआरटी से बाहर आ रहा है उन पे कभी एनालिसिस मत करो एनालिसिस, रिव्यू करो। जितना शॉर्ट टाइम में आप उनको कैप्चर करके अपने एक रिव्यू बुक में लिख सकते हो, लिखो और ट्राई टू रिमेंबर देम। अगर आपको हार्ड एंड कोर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है ना जिन क्वेश्चनों पे, वो एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। अगर बायोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आप 2 घंटे अपने टीचर को डाउट पूछ रहे हो या विकीपीडिया पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, अल्टीमेटली वो टॉपिक एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप एनसीईआरटी के टॉपिकों में इतनी आप मेहनत करोगे ना, तो अल्टीमेटली आपको कहीं मे भी रिजल्ट मिल सकता है अगर उस टॉपिक से एनसीईआरटी बेस्ड टफ क्वेश्चन ही आ गया तो। ओके, सो द फोर्थ मिस्टेक दैट आई वाज डूइंग, एंड मैं अपने सारे वीडियोस में सब एस्पिरेंट्स को बोलता रहता हूँ, वाज एक्सरसाइज, एनी स्पोर्ट्स और एनी ऑफ योर फेवरेट हॉबीज़। ये 3 चीज़ को आपको टाइम देना ही देना है। मैं अपने ड्रॉप ईयर से पहले उठता था, मुंह धोता था, ब्रश करता था, तुरंत बैठ जाता था पढ़ने, नॉट रियलाइजिंग दैट अभी 5 मिनट हुए हैं सो के उठने में, मेरा मेंटली मैं इतना अवेक नहीं हुआ हूँ। लेकिन एक अंदर एक एंग्जाइटी रहती थी, नहीं टाइम इतना वेस्ट नहीं करना, जो नीट एस्पिरेंट 10-12 घंटे पढ़ेंगे अल्टीमेटली उन्हीं को सक्सेस मिलेगी। एंड उसका नतीजा क्या होता था, सुबह तो आधा घंटा लग जाता था थोड़ा मेंटली वेकअप होने में, एंड ऑब्वियसली एक्सरसाइज नहीं किया रहता था, बस सो के उठ के पढ़ने लगता था। तो लंच के बाद और आफ्टरनून के टाइम में बहुत ज़्यादा लेजीनेस आती थी, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था। तो ये गलती मैंने अपने ड्रॉप ईयर में सुधारी। मैं सिर्फ 15 to 20 मिनट की सुबह उठ के एक्सरसाइज करता था, लेकिन हाँ वो बहुत ज़रूरी है। एंड जो लोग ये सोचते हैं उठ के तुरंत पढ़ना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपना टाइम और भी जगह वेस्ट कर रहे हो, वहाँ कम करो। आप फ़ोन स्क्रॉल करते जा रहे हो, रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हो अगर, या कोचिंग में आपके टीचर्स बाहर गए, आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो, अगर इतना ही आपको अपने टाइम की पढ़ी है तो वो सब टाइम पे पढ़ो जब आप मेंटली सच में अवेक हो। नींद से उठ के तुरंत अपने ब्रेन को टॉर्चर करना वो सबसे बड़ी गलती है। मैं हमेशा सो के उठता था, थोड़ा टाइम लेता था, आई यूज्ड टू ड्रिंक वार्म वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स में लेता था, उसके बाद 15 to 20 मिनट्स की मैं एक्सरसाइज करता था, एंड ओवरऑल मैं अपना 30 to 45 मिनट बाद पढ़ाई चालू करता था, जिससे मेरी क्वालिटी वाली पढ़ाई होती थी, क्वांटिटी वाली पढ़ाई नहीं होती थी। तो आपको उस पर फोकस करना है कि आपकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी है कि नहीं, और अगर आपको आपके टाइम की इतनी ज़्यादा पड़ी है तो थोड़ा सोचिए कि दिन में कौन कौन सा टाइम है जो अपना टाइम आप बर्बाद करते हैं, एंड उसको कट डाउन करिए और अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। एज अ नीट एस्पिरेंट जो 5th गलती मैं करता था, और ये शायद एक बहुत हद तक मेरी बढ़ती जा रही थी, वो थी कि मैं कभी भी चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने की बजाय मेमोराइज़ करने पे करता था। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट नीट का दिया था तो मेरी कोचिंग 1 साल पहले ही लगभग बंद हो गई थी। आई वॉज हैविंग नो टीचर्स। 2-3 टीचरों का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिया था, एंड लॉकडाउन भी पड़ गया था, तो देवर लाइक तुम हमें कॉल करके पूछ सकते हो जो डाउट्स हैं। फिजिकली तो इंटरेक्शन नहीं हो पा रही थी, तो मैं जो भी टेस्ट देता था, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता था वो पूरे लॉकडाउन पीरियड में, और कोचिंग नहीं जा पाता था, तो एक मन में आलस आता था कि ठीक है फ़ोन से ही पूछना है, तो ये इस चीज़ को ऐसे ट्रिक बना के लर्न कर लेता हूँ, क्यों स्पेशलिस्ट के लिए फ़ोन करके मैं डाउट पूछूं। जब हमारा ऑफलाइन कोचिंग होता है तो ये बेनिफिट होता है, हमारे मन में जो डाउट रहता है टीचर हमारे सामने होता है तो हम तुरंत पूछ लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में एक मेंटली हमारा ड्रॉबैक रहता है, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं सोचता था ठीक है यार ये मेमोराइज़ कर लेता हूँ, इसको लर्न कर लेता हूँ, या इसको शीट पे लिख लेता हूँ, इतनी छोटी छोटी चीज़ें कौन पूछेगा। लेकिन जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था उसमें से आते थे, लेकिन वो मैंने टीचरों के साथ बैठ के उन पे उतनी प्रॉपर रिसर्च नहीं की, उनके रूट तक नहीं गया कि क्यों क्वेश्चन क्यों मेरा गलत हुआ, कैसे मैंने उसको गलत कर दिया। इंस्टेंट में उसको रट लेता था एक रिव्यू बुक में लिख के, एंड अल्टीमेटली मैंने नीट में भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि नीट में आपके 3 घंटे में इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर रहता है, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है ना, कि शायद मेमोराइजिंग तो कहीं काम नहीं आती अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो कि आप चीज़ों को छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं, ओवरऑल आपको मे भी चैप्टर समझ आ गए, लेकिन बीच बीच में कोई पॉइंट्स हुए, पैराग्राफ हुए, टेस्ट के क्वेश्चन हुआ, मॉड्यूल का क्वेश्चन हुआ, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, अननेसेसरी आप रटने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अभी बंद कर दो। इट्स वेरी हार्मफुल, और आपके नीट में मे भी वो क्वेश्चन आ जाए और आपका वो जानबूझ के आप याद ना कर पाओ या गलत हो जाए, आपकी नेगेटिव मार्किंग में भी मार्क्स जा सकते हैं। सो स्टॉप डूइंग दैट। As a NEET aspirant, the 6th mistake that I was doing was review and proper analysis of the test. जनरली अगर आपका लॉकडाउन टाइम चल रहा है, ऐसा कुछ चलता है जब आप कोचिंग आपके घर से बहुत दूर है, आप ऑनलाइन ही सब टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसमें तो फिर भी एक हद तक एनालिसिस ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू ही आ जाता है। उसके बाद भी हम एनालिसिस नहीं करते हैं। एक प्रॉपर एनालिसिस का मतलब चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, ये होता है आप कभी भी कोई टेस्ट दे के आए हो,
जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, छोड़े हैं या तुक्के से गलती हुई, ये तीनों कैटेगरी अप्लाई होती है। तुक्के से जो आपने करेक्ट कर दी वो भी आपके में भी करेक्ट हो गए हों, लेकिन अगेन आपने गेस वर्क मारा था, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रूट तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को मैं फ़िल्टर आउट करता था एंड मैं उनके प्रॉपर आंसर, सोल्यूशन, और मे बी बायोलॉजी में मैं अगर वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैंने गलत किया है तो वो एनसीईआरटी के पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैं ऑरेंज हाईलाइटर से स्टार मार्क कर देता था कि ये एनसीईआरटी का पार्ट था, उसके बाद भी मैंने गलत किया। एंड अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, तो अगेन एक बहुत ही थोड़ी टेंसफुल सिचुएशन है। 2-4 गलत हो रहे, इट्स फाइन, लेकिन 90 में से आप 20 या 10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के गलत कर रहे हो, तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो रेदर देन गोइंग इनटू सम ग्रेट रेफरेंस बुक। उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं पर्टिकुलर यही करता था। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे, दैट इज काइंड ऑफ शेमफुल फॉर मी, क्योंकि एक बाउंड्री आपको डिसाइड कर दी गई है, उस बाउंड्री को तो आप सबसे पहले अच्छे से करो। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो अगेन माना जा सकता है कि उस पर आप रिव्यू करो, एनालिसिस अच्छे से करो। तो एक गलती ये जो मैं करता था कि मैं प्रॉपर एनालिसिस नहीं करता था। टेस्ट देके छोड़ना नहीं है, उसको एनालिसिस करना है। एनसीईआरटी का गलत हो रहा है तो उस पर ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि एनसीईआरटी से गलत होना कोई चांस नहीं आपका गलत हो। और अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी गलत हो रहा है तो भी कुछ टाइम दो उनको। अगर वो इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं तो यू शुड श्योरली गिव देम टाइम, और अगर काफ़ी वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहीं पर उस चीज़ को छोड़ दो। द लास्ट एंड द 7th मिस्टेक दैट आई डिड बिफोर आई टुक अ ड्रॉप वॉज फिजिक्स में प्रैक्टिस नहीं करता था। फिजिक्स में कम मार्क्स आते थे तो रीज़न ये देता था कि फिज़िक्स समझ नहीं आती, मे बी कोई टीचर अच्छा नहीं मिला, या मैं एक मेमोराइजिंग स्टूडेंट हूँ तो फिज़िक्स सॉल्व करना मेरे लिए शायद बना ही नहीं है। बट दीज आर ऑल द रीजंस। जब मैंने अपने ड्रॉप ईयर में हर दिन इनिशियली मैं 50 क्वेश्चंस करता था हर दिन के, एंड जैसे ही मेरे नीट को 3-4 महीने सिर्फ बाकी रह गए थे, मैं 100 to 150 क्वेश्चंस करता था जो मिक्स होते थे। दे इंक्लूड PYQs, दे इंक्लूड माई कोचिंग मॉड्यूल क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ माई कोचिंग मॉड्यूल्स और माई NCERT और एनी ऑफ द सच एररलेस बुक थी। ये सब जो भी, मतलब मैं आपको कह नहीं रहा ये सब खरीदो, लेकिन मिनिमम मैं 100 to 150 क्वेश्चंस करता था तभी आते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। अगर मैं आपके सामने एक स्पीड की वैल्यू रख दूँ, एक डिस्टेंस की वैल्यू रख दूँ और मैं कहूँ कि टाइम कैलकुलेट करो, तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आएगी? सबसे पहली चीज़ आएगी कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगेन यही क्वेश्चन आप अपने आप से करो। अगर आपसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं बन रहा? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप उस क्वेश्चन में वो टॉपिक ही नहीं फाइंड कर पा रहे हो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस दे दिया जाए और अगर कोई टाइम कैलकुलेट करने को बोले तो आप बहुत ईजिली कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका फॉर्मूला पता है, आपको उसकी रूट पता है। तो आपको किसी क्वेश्चन का में भी रूट ही ना पता हो, आधों को तो यही नहीं पता होता कौन से चैप्टर का है। अगर आपका किसी भी चैप्टर का बेस या रूट क्लियर नहीं होगा तो आप डोंट एक्सपेक्ट कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लो और 130, 140, 150 मार्क्स नीट में अपने मॉक टेस्ट में ला सको। दिस वॉज अ वीडियो गाइज। आई होप मेरी मिस्टेक्स जो मैंने की वो आपको थोड़ी लॉजिकल लगी हो, और अगर आप इनमें से कोई भी गलतियाँ कर रहे हो तो उसको तुरंत अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ माई नीट एस्पिरेंट्स टू फेल इन देयर अपकमिंग नीट। एंड ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि किसी की गलतियों से सीखना वो सबसे बड़ी स्मार्टनेस है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। यू कैन जस्ट कमेंट डाउन मोर मिस्टेक एट दैट एज अ नीट एस्पिरेंट यू माइट बी डूइंग ओवर हियर, so that I can give you the solution, and hope you like my video and subscribe to my channel.